हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, गुड एनालिस्ट प्रैक्टिस। ठीक है, जैसे गुड क्लिनिक प्रैक्टिस होती है, जैसे ही गुड डॉक्यूमेंट प्रैक्टिस होती है, ऐसे ही एक नया मैं टॉपिक लेके आया हूँ, जिसे बोलते हैं गुड एनालिस्ट प्रैक्टिस। अधिकतर क्या आता है कि जब टेस्टिंग होती है तो टेस्टिंग के टाइम पे बहुत सी छोटी छोटी चीज़ों को हमें ध्यान रखना पड़ता है। और कुछ लोग कुछ ऐसे होते हैं कि जो आपके डॉक्यूमेंट पे या फिर आपकी जो एसओपी होती है, एसटीपी होती है, उसमें मेंशन होते हैं। बट कुछ ऐसे जनरल जो प्रैक्टिस होती है, वो प्रैक्टिस मैंने इसमें बताई है। जो जनरल प्रैक्टिस होती है वो प्रैक्टिस मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि ऐसे ही कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है, जो प्रैक्टिस है, जिसको हमें पता होनी चाहिए, और जिससे कि आया है कि आपको एरर के जो चांस होते हैं वो कम हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि होता क्या है अधिकतर कि एनालिस्ट जो होता है उस पर हमेशा वर्क का बहुत प्रेशर रहता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में उसे हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। उसे टेस्टिंग भी परफॉर्मेंस करनी पड़ती है, साथ में कंप्लाइंस का भी ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो कंप्लाइंस प्लस आपका टेस्टिंग एक साथ करना, तो कहीं ना कहीं बहुत सी एरर के चांस होते हैं। तो ये एरर को मिनिमाइज करने के लिए, या समझें कि कुछ चीज़ें एक नॉलेज के पर्पज़ से, इस वीडियो में आपको बहुत कुछ मिलेगा आगे। ठीक है, तो बने रहे मेरे साथ और चलते हैं अपने स्लाइडों पे। इसमें देखो, सबसे पहले क्या है कि ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे, ट्रांसफर इन व्यू रेट। अब ट्रांसफर इन व्यू रेट का मतलब है यहाँ पे कि जब कभी क्या होता है कि हम कोई व्यू रेट को फिल करते हैं, तो व्यू रेट फिल करने के लिए या कोई मेजरिंग सिलेंडर ही, छोटा सा मेजरिंग सिलेंडर हम यूज करते हैं। तो आप अधिकतर इसमें ये कोशिश करें कि ये जैसे यहाँ पे गलती कर रही है, जो यहाँ पे एनालिस्ट है, ये गलती क्या कर रहा है कि ये डायरेक्ट फिल कर रहा है व्यू रेट को। ठीक है, देखो ये डायरेक्ट क्या कर रहा है, यहाँ पे व्यू रेट को फिल कर रहा है। तो इससे होगा क्या कि इसमें क्या है कि ये बार बार कम ज़्यादा, तो इसमें क्या है कि टाइम का वेस्ट होगा। ठीक है, और कई बार क्या है कि एक्यूरेट भी नहीं हो पाएगा। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, ये तो आपका गलत प्रोसीजर बता दें। सही प्रोसीजर क्या है? सही प्रोसीजर में आपको देखो यहाँ पे क्या लगा रहा है, कीप लगाना है। ठीक है, और कीप से आपको व्यू रेट भरनी है। तो जब आप कीप से व्यू रेट भरोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, जो टेस्टिंग है उसमें एरर्स के चांस कम हो जाते हैं। अभी आपको देखने में भी जैसे भी रहेगा, और आप एरर के और गिरेगा नहीं आपका। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, वेस्टेज नहीं होता है, क्योंकि कई बार कुछ सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जो वेस्टेज नहीं करने पड़ते हैं, क्योंकि अगर वेस्टेज हो जाते हैं तो उसकी कॉस्टली ज़्यादा हो जाती है। या फिर ऐसे भी होता है कि अगर आपके व्यू रेट पे गिर गया, इधर उधर ज़्यादा लग गए, तो वो ज़्यादा के गिर के कहाँ जाएगा, उसी जब आप टाइटेशन करोगे तो जो नीचे वॉल्यूमेट्रिक होता है। ठीक है, तो वॉल्यूमेट्रिक यहाँ पे फ्लास्क होता है, जो फ्लास्क होता है उसी फ्लास्क में वो ड्रॉप धीरे धीरे गिरने लग जाती है। तो उससे क्या होता है, जो प्रॉपर आपका इंड पॉइंट होता है वो आप उस इंड पॉइंट को नोट नहीं कर पाओगे प्रॉपर। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम में आती है। तो इसलिए आपको हमेशा क्या करना है, कीप का यूज करना है जब भी आप कोई पीरियड को आप क्या करो, फिल करते हो। ठीक है, पीरियड फिल करते समय आपको एक चीज ध्यान रखना है। अभी बात करते हैं कि सेपरेटिंग की। होता क्या है कि जब आप कोई सेपरेटिंग फनल यूज करते हैं, ठीक है, इसे सेपरेटिंग फनल बोला जाता है। ठीक है, स्टॉपर लगा रहता है इसमें और ये सेपरेटिंग फनल होता है। तो सेपरेटिंग फनल करते समय ये चीज़ें प्रॉब्लम आती है, या फिर एनालिस्ट इस चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है कि एक्चुअली ऊपर की जो लेयर है और ये जो नीचे की लेयर, ये कौन सी है। ठीक है, जब आप टेस्टिंग करते हो तो टेस्टिंग में देखना, आप कई भी बार अगर वाटर हो, आपने क्लोरोफॉर्म लिया है, या आपने जो भी क्लोरोफॉर्म के साथ इथेनॉल लिया है, इथेनॉल के साथ जो भी अलग केमिकल लिए हैं, तो ये प्रॉब्लम आती है कि यहाँ पे एनालिस्ट कन्फ्यूजन हो जाता है कि एक्चुअली ऊपर की लेयर कौन सी है और नीचे की लेयर कौन सी है। ठीक है, यहाँ पे देखो ऊपर लेयर आपका येलो दिख रहा है और नीचे इसमें क्या है, वाइट से दिख रहा है। ठीक है, तो इसके लिए आपको हमेशा क्या करना है, इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपको एक बता देता हूँ कि आप ये ध्यान रखें कि जैसे बोतल होती है, अब बोतल के यहाँ पे ना इसकी डेंसिटी लिखी होती है। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखी रहती है, कहीं पे डेंसिटी लिखी होगी। तो आप देखना, जो अगर आपने दो केमिकल को मिक्स किया है, तो देखना है कि जो केमिकल हैं उन केमिकल की पहले डेंसिटी देखना है। ठीक है, तो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, वो मतलब उतना क्या हो जाएगा, उतना हैवी होगा।
और जिसकी डेंसिटी कम होगी वो उतना क्या हो जाएगा, लाइटली हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो लाइटली होगा, जो हल्का होगा, जिसकी डेंसिटी कम होगी, वो क्या होगा, हमेशा ऊपर रहेगा, और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो क्या रहेगा, हमेशा नीचे रहेगा। ठीक है, मतलब जो हैवी रहेगा, हैवी हैवी कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा, और जो आपका लाइटली रहेगा वो कहाँ से रहेगा, ऊपर रहेगा। बात करता हूँ टाइप ऑफ पिपेट। ठीक है, ये टाइप ऑफ पिपेट को समझना बहुत जरूरी है आपको। ठीक है, ये एनालिस्ट का एक समझ लो कि बहुत ही बड़ा एरर के जो चांस होते हैं वो अधिकतर इसी से होते हैं, पिपेटिंग से। ठीक है, और पिपेटिंग का नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है। अगर आप एक अच्छे अगर आप एक अच्छे एनालिस्ट है तो आपको पिपेटिंग का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और हो सकता है ये जो मैं आज नॉलेज आपको बता रहा हूँ ये आपको पता ना हो, लेकिन आप इस वीडियो के माध्यम से जब आप इसको देखोगे एक बार तो आप ज़रूर इस चीज़ को रियलाइज़ करोगे कि आज तक हम हो सकता है गलती कर रहे हैं, या कई लोग ऐसे भी हैं जिनको पता है कि वो सही भी कर रहे हैं। ठीक है, बट आप इस वीडियो को समझें और अच्छी तरह से पूरी वीडियो को देखें, इसमें मैं आपको बहुत सी चीज़ें बताऊँगा। ठीक है, अब देखो टाइप ऑफ पिपेट। अब यहाँ पे टाइप ऑफ जो पिपेट होती है, 3 टाइप की पिपेट होती है। एक होते हैं वॉल्यूमेट्रिक पिपेट, एक होती है ग्रेजुएट पिपेट, और एक होती है आपकी माइक्रो पिपेट। ठीक है, माइक्रो पिपेट अधिकतर माइक्रो में यूज की जाती है। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक पिपेट और ग्रेजुएट पिपेट। वॉल्यूमेट्रिक पिपेट वो पिपेट होती है जिसमें देखो ये मार्किंग होती है और ये बबल्स होता है, यहाँ पे बबल टाइप का होगा एक। ठीक है, उभरा हुआ सा रहता है। ठीक है, बल्ब होता है, जैसे हम बल्ब पिपेट ही बोलते हैं इसे। बबल्स मतलब बल्ब से बांधते हैं यहाँ पे, बल्ब पिपेट होती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ आप एक ही चीज़ को मेजर कर पाओगे। सपोज ये 10 ml की है तो आप सिर्फ और सिर्फ कितने ml, 10 ml को ही काउंट कर पाओगे, 10 ml तक ही आप सॉल्यूशन ले पाओगे। यहाँ पे जैसे 50 ml है तो यहाँ पे 50 ml तक ही आपको लेने, और एक ही बार होता है, वन टाइम होता है। ठीक है, आप इसमें ऐसा नहीं कर सकते अभी 10 है तो आप इसमें 4 5 6 ऐसा कुछ नहीं ले सकते। ठीक है, इसे बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक पिपेट। अब ग्रेजुएट पिपेट। अब ग्रेजुएट पिपेट में एक चीज़ ध्यान रखना है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ग्रेजुएट पिपेट हमेशा 2 टाइप की होती है। एक होता है आपका मोर पिपेट और एक होता है सेरोलॉजिकल पिपेट। ठीक है, अब इनमें दोनों में डिफरेंट क्या है, आपने दोस्तों कभी देखा होगा कि जब आप अभी कल या परसों जब भी आप टेस्टिंग करने जाओगे अपने लैब में, तो आप देखना कि एक पिपेट ऐसी होगी जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 का 10 तक यहाँ पे मार्किंग होगी। ठीक है, और एक ऐसी पिपेट होगी जिसमें 1 2 3 4 5 6 9 तक ही यहाँ पे मार्किंग होगी। ठीक है, ये दो एक आप तो इसमें होता क्या है कि जो पिपेटिंग 1 से लेके 10 तक लिखी रहता है जिसमें, उसे बोलते हैं मोर पिपेटिंग। ठीक है, मोर पिपेट बोलते हैं उसे। और जिसमें आपका 1 से लेके 9 तक लिखा होगा लास्ट, ये देखो लास्ट में क्या है, यहाँ पे 9 तक लिखा है, तो ये जो 9 तक लिखा है सेरोलॉजिकल पिपेट बोलते हैं इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज़ें क्यों मैं बता रहा हूँ आपको, ये इसलिए बता रहा हूँ कि जब आपको सपोज 10 ml लेना है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, आपको 10 ml पिपेटिंग करनी है तो आप क्या करोगे, आप यहाँ से 0 लिखा है, यहाँ से 0 से लेके जब यहाँ पे 10 पे जाएगा आपका सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपका जो 10 पे सॉल्यूशन जाना है, इस 10 तक आपको रुक जाना है, और इसके बाद जो ये बचा हुआ है नीचे, ठीक है, ये जो नीचे बचा हुआ है इसको आपको अपनी वॉल्यूमेट्रिक में नहीं यूज करना है। ठीक है, क्योंकि आपको 10 ml लेना है तो 10 ml 0 से लेके कितना हो गया, 10 ml हो गया। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि आपको ये पिपेट पूरी की पूरी इम्पिटी मतलब खाली नहीं करनी है। ठीक है, कौन सी पिपेट, मोर पिपेट, जिसमें 1 से लेके 10 तक रहता है। ठीक है, अधिकतर गलती क्या होता है कि अगर आपके लेब में 2 पिपेट है तो 2 पिपेटों में से कन्फ्यूजन सी रहती है कि अभी आप मैंने समझ आपने स्टैंडर्ड लिया, अब आपने स्टैंडर्ड को लेके 10 ले लिया, 10 आपने यहाँ तक लिया। ठीक है, बाद में हमने दूसरी जो पिपेट यूज किया है वो, ठीक है, यहाँ पे सेरोलॉजिकल पिपेट यूज किया और आपने यहाँ से लेके 9 तक यूज किया है, तो यहाँ पे ये चीज़ें आपकी टेस्टिंग में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो समझते हैं इसको दोबारा कि मतलब 0 से लेके अगर 10 तक है तो आपको 10 में जहाँ से आप यहाँ 10 पे जाओगे तो आपको यहाँ पे इम्पिटी कर देनी है। इम्पिटी का मतलब है ये इम्पिटी यहाँ पे जो बचा हुआ है इसको आपको वॉल्यूमेट्रिक में नहीं यूज करना है। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा समझते हैं सेरोलॉजिकल पिपेट। इसमें क्या होता है कि आपका 0 से लेके यहाँ पे 9 तक होता है। ठीक है, तो आप एक चीज ध्यान रखना, जब आप
यहाँ पे 10 ml आपको इससे पिपेटिंग करनी है, तो आप 0 से लेके ये जो 9 लिखा है, तो 9 के बाद ये जो नीचे और है, आपको पूरे का पूरा मतलब यहाँ तक जो लास्ट टिप है इसकी, इस टिप के तक पूरा इम्पीटी करना है। मतलब इसमें आपको कोई भी चीज बचाना नहीं है। इसको आपको 0 से लेके और ये 10 है, इसका मतलब पूरी की पूरी पिपेट 10 ml की है। तो इस पिपेट में आपको बीच में कुछ भी नहीं बचाना है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, डायरेक्ट पूरे का पूरा आपकी जो वॉल्यूमेट्रिक होगा या मेजरिंग सिलेंडर होगा, जिसमें भी आप डाइल्यूशन कर रहे हो, तो आपको पूरी की पूरी पिपेट को उसमें इम्पीटी करनी है, ठीक है। बट आपको इसमें मोर वाली पिपेट में सिर्फ और सिर्फ 10 मार्क तक करना है, ठीक है। ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस चीज को आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। और माइक्रो पिपेट का जो रहता है वो उसमें नंबरिंग रहती है, जितनी आपको माइक्रो में चाहिए होता है उतना आपको माइक्रो लीटर में लेना पड़ता है। इसमें क्या है कि जब भी कोई ग्रेजुएट पिपेट होती है, तो ग्रेजुएट पिपेट में जो मार्किंग होती है, ठीक है, ये देखो ये मार्किंग है, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसा करके मार्किंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, स्मॉलेस्ट, ठीक है, डिवीजन ऑफ ग्रेजुएट पिपेट। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, ठीक है। ये ऐसे बहुत सी पिपेट होते हैं। अब जैसे यहाँ पे 0.1 है, 0.2 है, यहाँ पे 0.1 0.8 के बीच में कितना डिफरेंट है, यहाँ पे कितना डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पे तो ऐसे करके जो अलग अलग डिफरेंट है, ठीक है। तो कैसे पता करें हम लोग कि टेस्टिंग करते समय कि हमें सपोज 0.1 लेना है, 0.2 लेना है, तो किस पिपेट से आप उसे ले सकते हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि डाटा इंडिकेटर के चांस रहते हैं इसमें। क्योंकि अगर आपको कोई टेस्टिंग आप कंटिन्यू करते हैं और अगर कोई ऑडिटर आ गया और ऑडिटर ने बताया कि आपने कितने सपोज 2.1 ml किस पिपेट से लिया है, तो ग्रेजुएट पिपेट में भी ये चीज़ें ध्यान रखना पड़ता है आप लोगों को। तो उसके लिए क्या है, आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि जितना आपका नंबरिंग है, आप सपोज यहाँ पे 1 है, तो आपको 1 से क्या करना है, हमेशा 1 डिवाइडेड, अब इसके बीच में 1 से और 2 के बीच में जितने भी आपको ये देख रहे मार्क दिख रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके ऐसे करके 10 हैं टोटल। तो जितने मार्क होंगे और जितना उसका आपका मिनिमम, मतलब यहाँ पे 1 ml से करेंगे आप, ठीक है। अगर आप 2 करते हो तो यहाँ नीचे जितना भी रहेगा, बट यहाँ पे क्या हमें सिर्फ 1 ml का चेक करना है। तो आपको क्या करना, 1 ml से लेके 2 ml के बीच में देखना है कि कितने कितने इसके बीच में मार्क है। तो इसके बीच में मार्क कितना है, 10 है, तो वह है ऊपर कितना है, 1 ml। तो 1 डिवाइडेड 10 करोगे तो इज इक्वल टू 0.1 ml लेगा। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंट है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंट है वो कितना का है, 0.1 ml। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप कोई बताए कि आप 1.2 ml ले लो, तो इसका मतलब आपको क्या लेना है, 1.2 ml, मतलब 0 से लेके आपने लिया और वो ये 1 आ गया, यहाँ पे 1 के बाद कितना है, 0.1 0.2, तो मतलब ये कितने का है, 0.1 का है। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसे ही इसमें अगर आपके पास पिपेट में देखते हो आपकी 1 ml और 2 ml है और इसके बीच में 1 2 3 4 5 है, तो आप क्या करोगे, ये 1 ml है तो 1 डिवाइडेड 5, 5 क्यों, क्योंकि एक मार्किंग जिसमें 1 2 3 4 5, ठीक है, क्योंकि यहाँ से गिना जाएगा ये 1 2 3 4 5, तो आपको जो भी ये 5 है, ठीक है। तो 5 से, क्योंकि अब देखो यहाँ पे 0 है सपोज, तो यहाँ से यहाँ तक गिने जाएगा, तो कितना होगा 1, अभी कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 3, ये कितना 4 और 1 5, तो मतलब 1 से लेके 2 के बीच में कितना है, 5 है। तो 5 को यहाँ से 1 से डिवाइड करोगे तो कितना निकलेगा, 0.2 ml। अब देखो इसमें 5 थे, इसमें 10 है, तो ऑटोमेटिक कितना हो गया, यहाँ पे 0.2 का हो गया एक और यहाँ पे 1। अब ये आपको यहाँ से इस ऐसे वाली पिपेट में अगर ये बताया जाए कि आप 1.1 ml ले लो, ठीक है, तो आप 1.1 ml मेजर नहीं कर पाओगे इसमें। क्यों, क्योंकि इसका जो लिस्ट काउंट है, यहाँ पे लिस्ट काउंट होता है, मतलब मिनिमम से मिनिमम आप कितना इसमें स्मॉलर क्वांटिटी कितना आप मेजर कर सकते हो। तो यहाँ पे मेजर कितना कर पाओगे, 0.2 ml। तो ऐसे आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। वैसे इसमें देखो 0.1 ml है, वैसे इसमें 0. तो जैसे 0.1 ml है तो यहाँ पे क्या है, इसके बीच में कितना डिफरेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 का डिफरेंट है। तो 10 का डिफरेंट कहाँ पे है, यहाँ पे 10 का डिफरेंट ये इधर है, 10 का डिफरेंट आ गया और यहाँ पे 0.1 है। अब ऊपर क्या है, हमने 0.1 रखा है, ठीक है। ये कोई जो पिपेट है आपकी 0.1 की है, तो ये 0.1 से आपने देखा 0.1 डिवाइडेड 10 करो, तो इसका मतलब आप कितना ले सकते हैं, 0.01 ml। तो ये वाला जो एक है, इसकी जो वैल्यू निकली है वो कितनी है,
0.01 ml। तो ऐसे आपको देखना है, इसमें भी ऐसे 0.1 से 0.2 जितना वो डिवाइडेड 5 कर देना है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक, और ये पीपीटिंग में अधिकतर होती है, एरर भी होती है, और ये जो खासकर फ्रेशर होते हैं, ये फ्रेशरों को ये प्रॉब्लम आती है कि इसमें जो पीपीटिंग होती है, पीपीटिंग को हम कैसे मेजर कर पाएँ। तो मेजर करने का मैंने एक शॉर्टकट तरीका यही बताया आपको अभी कि जब भी आपको जितना भी आपको लगता है कि 1 से लेके 20 के बीच में डिफरेंट जितने का है उतने को हमेशा डिवाइड करो, तो आपको पता चल जाएगा कि 0.1 ml का इसका लिस्ट काउंट है, या फिर 0.2 ml का लिस्ट काउंट है, या 0.00 या फिर 0.01 कर ले। ठीक है, ऐसे आपको हमेशा चेक करना है। अब बात करता हूँ इसमें। ठीक है, आपने सुना होगा जब आप टेस्टिंग टाइम पे आप एनालिस्ट हो अभी या फिर एनालिस्ट रह चुके हैं, ये आपने वर्ड जरूर सुना होगा। ठीक है, मिनिस्कस। मिनिस्कस होता क्या है? ठीक है, तो अगर आप ब्यूरेट हो या पिपेट हो, इन दोनों में जब भी आप मेजर करते कोई चीज़, तो आपको यहाँ पे ऐसे दिखेगा कर्व। जब आप पिपेटिंग करोगे, ट्रांसपेरेंट जो पिपेट होती है उसमें क्या करोगे, यहाँ पे देखोगे तो ऐसे आपको एक कर्व दिखेगा। जब आप पिपेटिंग है, देखो जैसे आपने पिपेट फुल किया है तो आपको ये यहाँ पे एक कर्व दिखता है। ठीक है, तो अब इसका राइट जो प्रोसीजर है, मतलब आप कैसे उसे मेजर कर पाओगे, तो यहाँ पे दे रखा है, ये देखो रॉन्ग और राइट। अब आपके ये आई है, आई ने क्या देखा, ये जो सबसे ऊपर टॉप है, आपने टॉप से देखा। ठीक है, कि टॉप से अगर हम सबको 50 ml है तो आपने टॉप से देखा, तो टॉप से 50 ml दिख रहा है यहाँ पे, बट ये प्रोसीजर गलत है। आपको क्या देखना है, जो इसका लोअर दिख रहा है यहाँ पे, जो इसका यहाँ पे हम बोल सकते हैं मिडिल पॉइंट है, इस मिडिल पॉइंट पे आपको देखना। ये जो एक ऐसा कर्व बनता है, इस कर्व के जो नीचे है यहाँ पे, इस कर्व को यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला जो यहाँ पे जो ये देखो यहाँ पे कर्व बन रहा है ना, यहाँ पे ये इसे, तो इसका मतलब यहाँ पे ये एक्चुअल जो मेजर करने का प्रोसीजर है वो एक्चुअल ये है। ठीक है, ना कि आपका यहाँ पे। अब यहाँ पे दिख रहा है जैसे 20 पॉइंट है, तो जितना भी है ये 20 पॉइंट के बाद ये एक और डिजिट दिख रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये इतना हो गया है, बट एक्चुअली में जो इसकी अमाउंट है वो यहाँ से आप इसे मेजर करोगे। ठीक है, वैसे ही इस पे है, तो आपको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, ये मेजर यहाँ से करना पड़ेगा। ये दिख रहा है आइज का, आपको ये नहीं करना है कि ये जो अपर आ रखे हैं, अपर से आपको मतलब आपको यहाँ से और यहाँ तक जो आप दिख रहा है ऊपर, ये मेजर नहीं करना है। आपको अगर एक्चुअल मेजर करना है तो ये करना है। ठीक है, यहाँ पे देखो आपको ये दिख रहा होगा, जो आपका आई लेवल है, आपका आई लेवल ये है, और आपको ये चीज़ें सीधे ये चेक करना है। ठीक है, यहाँ पे इसको कैलिब्रेशन मार्क के बताया जा रहा है। ठीक है, और इसे बोलते हैं, इस पॉइंट को अगर आपसे पूछें कि मिनिस्कस कहाँ किसे बोलते हैं, तो आप जब भी पिपेट हो या ब्यूरेट है, ब्यूरेट और पिपेट के बीच में जो आपका एक पॉइंट होता है, जिस पॉइंट पे आप क्या करते हो, उसे मेजर करते हो। और मेजर जो करते हैं वो एक्चुअल क्वांटिटी निकालने के लिए करते हैं कि एक्चुअल क्वांटिटी कितनी होती है। ठीक है, और एक गुड, इसीलिए इस जो टॉपिक है, इस टॉपिक का मैंने यही वर्ड डाला है कि गुड एनालिस्ट प्रैक्टिस। ठीक है, आपने गुड डॉक्यूमेंट प्रैक्टिस देखी होगी, आपने गुड क्रोमेटोग्राफी प्रैक्टिस सुना होगा, लेकिन आपने ये गुड एनालिस्ट प्रैक्टिस नहीं देखा होगा। तो मैंने एक नया जो वीडियो है इसी पे बनाया है कि आपको एक अच्छा एनालिस्ट बनना बहुत जरूरी है। अब आप अच्छा एनालिस्ट बनोगे तो ऑटोमेटिक आप अच्छे काम करोगे, और अच्छे काम करोगे तो ऑटोमेटिक कंपनी की जो प्रोडक्टिबिलिटी हो या फिर आपका जो क्वालिटी है वो हमेशा बना रहेगा। डिपेंड करता है एनालिस्ट पे, क्योंकि जितना एक्यूरेट काम एनालिस्ट करेगा उतना ही कंपनी क्या की प्रोग्रेस करेगी और उतना ही रीवर्किंग के चांस कम होंगे। ठीक है, तो इसलिए अधिकतर बड़ी कंपनी और छोटी कंपनी क्यों एक्सपीरियंस मांगा जाता है, इसीलिए एक्सपीरियंस मांगा जाता है कि आपको उस काम करने का एक तजुर्बा हो। और तजुर्बा कहाँ से आएगा, आप उन चीज़ों को सीखो, समझो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप सिर्फ मेरे ही जो वीडियो है उन वीडियो को देखो, आप कहीं से भी देखो। ठीक है, बट आपको जहाँ से भी अच्छा सीखने को मिलता है आप उससे सीखो, क्योंकि डिपेंड करता है आप पे ही। अगर आपने अच्छा सीखा हुआ है और आपने अच्छा काम परफॉर्म किया है तो वैल्यू आपकी भी है और कंपनी की भी वैल्यू है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें बढ़ेगी साथ साथ में।
और आपको अच्छी जगह से सीख के आए हो, अच्छा काम करोगे आप 10 लोगों के बीच में, 5 लोगों के बीच में, जितनी भी आपकी टीम है उसके बीच में काम करोगे तो आपका काम अलग से दिखेगा और साथ साथ में दिखेगा और आप लोगों को बता सकते हो चीज़ें कि ऐसा ऐसा होता है। तो उससे क्या होता है कि आपका ऑटोमेटिक जहाँ भी आप जॉब करोगे तो एक अलग ही रेपुटेशन बन जाएगी आपको कि हाँ, चाहे आपने, ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि आपने बड़ी कंपनी में कर दिया है तो आप बड़ी कंपनी के बाद छोटी कंपनी में आ गए तो वहाँ पे आप लगेगा यार बड़ी कंपनी में काम जॉब किया है। तो ऐसा नहीं है, आप भले छोटी कंपनी में हो लेकिन आपका जो आईक्यू लेवल, आपका जो प्रैक्टिस, आपका जो नॉलेज अगर अच्छा है तो आप हर जगह सर्वाइव कर पाओगे। ये चीज़ का प्रॉब्लम आप बिल्कुल माइंड में ना रखें, क्योंकि बहुत सी गलती लोग ये सोचते हैं कि हम अभी छोटे एक्सपीरियंस हमें या फिर छोटी कंपनी का एक्सपीरियंस है और हम बड़ी कंपनी में जाएंगे तो वहाँ पे हमें दिक्कत आएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आपकी गुड एनालिस्ट प्रैक्टिस सही है तो आपको किसी भी कंपनी में चले जाओ, आपको कभी भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे यहाँ पे 4 ml है तो 4 ml को कैसे काउंट करना है। तो ये एक प्रैक्टिस होती है और इसको आप स्क्रीन शॉट कर सकते हो, स्क्रीन शॉट लो और आप इसको ध्यान रखो। अब बात करता हूँ कि एनालिस्ट कहाँ पे बहुत बड़ी गलती करता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक जो ये क्लिप बता रखे हैं, इसमें क्या है देखो, जब भी आप कोई भी टेस्टिंग करते हो, अगर सपोज आपको सुबह क्या हुआ कि वर्क एलोकेशन हुआ, ठीक है, सीनियर ने आपको वर्क एलोकेशन किया है, तो एनालिस्ट क्या करता है, सबसे बड़ी गलती क्या करता है कि एनालिस्ट आपने सैंपल उठाया और सीधे अपने काम पे लग गया। लगने का मतलब यहाँ पे है कि सीधे चलाएगा, एक वॉलमीटर उठाएगा और सीधे वेट चले जाएगी, मैं स्टैंड पहले बना लेता हूँ फिर आगे अपना काम करता रहूँगा। ठीक है, बट कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा ये चेंजेस करना पड़ेगा। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जब भी आप टेस्टिंग करते हो, ठीक है, तो टेस्टिंग करने से पहले अपना जो स्पेक है, स्पेसिफिकेशन है, आप उस स्पेसिफिकेशन को पढ़ो और उस स्पेसिफिकेशन में जितने भी वॉल्यूमेट्रिक हो, पिपेट हो या फिर कोई भी केमिकल है, इन सब केमिकलों को पहले अपने को चेक करो और सबको पहले अपने पास रखो। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपने जो भी टेस्ट स्टार्ट किया है और मिस्टेक से या फिर बाय मिस्टेक ही बोल रहे हैं इसको कि गलती से वो केमिकल जो रिक्वायरमेंट है आपको और वो केमिकल नहीं आ पाया। ठीक है, और या उस समय नहीं अवेलेबल है, या कई भी चीज़ हो सकता है कि परचेज से थोड़ा अभी नहीं आ पाया है या फिर स्टोर में है तो उसमें टाइम लगता है। क्योंकि कंपनियों में क्या होता है कि अगर आपके प्रोडक्ट्स जो स्टोर में भी अगर आपका केमिकल है तो उस केमिकल को क्यूसी में हो या जहाँ भी टेस्टिंग हो या आर&डी जहाँ भी टेस्टिंग होती है वहाँ तक पहुँचने के लिए प्रोसीजर होता है। अब हो सकता है उस प्रोसीजर में थोड़ा टाइम लग रहा हो, तो उससे क्या होगा कि आपने सब स्टैंडर्ड लिया, आपने मेहनत की, आपने फटाफट मोबाइल फेज बनाया और बाद में पता चल रहा है कि उसके अंदर जो एक इम्प्यूरिटी होती है और वो इम्प्यूरिटी है नहीं। अब आपका क्या होगा, अब आपका जो मेहनत है वो बेकार चली गई। अब फिर आपने थोड़ी देर बाद बताया सीनियर को अपने जिसने वर्क एलोकेशन किया है कि इसमें क्या होगा है कि इसमें इम्प्यूरिटी नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये प्रॉब्लम होगी। वो क्या कहेगा सीनियर, क्या ऐसे भी नहीं है सीनियर, क्योंकि प्रोडक्टिविटी निकालनी है, प्रोडक्ट बहुत सारे होते हैं, तो सीनियर क्या कहेगा, सीनियर कहेगा चलो इसको रोक दो और अभी जो दूसरा सैंपल है उसको उसका कलेक्शन कर देता, उसको ले लो। तो उससे क्या होगा, अब एक दिन में क्या कि दो दो मेहनत करोगे, मतलब डबल डबल मेहनत करोगे। आपने वो मोबाइल पेज बनाई, आपने स्टैंडर्ड वेट लिया, इतने आप कंजप्शन बेकार हो गए, इतनी आपकी टेस्टिंग बेकार हो गई। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ठीक है, हो सके तो मैं आपको बता रहा हूँ गुड एनालिस्ट प्रैक्टिस के लिए मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको कि हो सके तो आप चीज़ का ध्यान रखें कि जैसे आपको कोई कल सैंपल लगाना है, आज ही आप पहले दिन आप पता कर लो, अपने सीनियर से डिस्कशन करो कि मुझे कल कौन सा सैंपल लगाना है और उसके रिलेटिव जो भी सैंपल है या जो भी आपके केमिकल हैं, वॉल्यूमेट्रिक है, ठीक, कॉलम है, बहुत सी चीज़ें होती है। टेस्टिंग करते समय आपको बहुत चीज़ ध्यान रखना पड़ता है। तो ये चीज़ें आपके पास अवेलेबल है कि नहीं है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, देखो, चाहे आप ये बताइए कहें कि नहीं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सीनियर की होती है, हमें तो क्या, हमें सैंपल मिल जाएगा तो हमें लगाएं, ऐसा देखो मेहनत एनालिस्ट को ही करनी पड़ेगी। आप इस चीज़ का, मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस ये बोलता है कि आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे आपको सीनियर
तो आप ये बोल रहे हैं कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सीनियर की है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी प्रॉब्लम आपको ही होगी, क्योंकि जो सीनियर होगा वो आपको ही बोलेगा कि आपने पहले देखा क्यों नहीं है, मेरे को सुबह से बता देता, मैं उस हिसाब से चेंज करता। ऐसी प्रॉब्लम आती है और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये मत समझना मैं आपको सिर्फ एक पीपीटी पढ़ा रहा हूँ और पीपीटी के बारे में बता रहा हूँ और हो गया, नहीं, मैं हमेशा जो भी वीडियो में रहता है मेरा हमेशा अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आती है, तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको जो भी टेस्टिंग करनी है, सबसे पहले आपके ग्लासवेयर, उसके केमिकल, उसके रिएजेंट जो भी उसमें यूज होते हैं, उन सबको पहले सुबह आते ही अपने पास रखो, चेक करो, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप अपने पास रख दिए इसका मतलब कोई और भी काम कर रहा होगा, आपको बस एक्नॉलेज होना चाहिए, हाँ मेरे पास ये केमिकल है, मेरे पास इसकी रिक्वायरमेंट। उससे क्या होगा, अगर सपोज सुबह सुबह आपने बोल दिया कि इसके अंदर ये जो इम्प्यूटी है, ये इम्प्यूटी मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, तो आप अपने सीनियर को बता सकते हैं। तो सीनियर को बताने से आपका क्या होगा कि वर्क एलोकेशन है वो चेंज हो सकता है। अब आपका वर्क एलोकेशन चेंज होगा तो आप दूसरा सैंपल बनाओगे, जब तक ये नहीं आएगा केमिकल आते रहेंगे, तो ऐसे में क्या आपका भी टाइम बच जाएगा। जो आपके सीनियर होंगे वो भी इस चीज़ का ध्यान है कि जो हमारा एनालिस्ट है इसने सही टाइम पे सही चीज़ें बताई, और केमिकल भी टाइम से आ जाएगा। और जो टेस्टिंग जो रुकी हुई है, हो सकता है वो आउटसाइड भेज दें। आउटसाइड समझते हो, आउटसाइड का मतलब कोई भी टेस्टिंग जो होती है वो आपके जो लेबोरेटरी है, ठीक है, क्यूसी है या फिर आरएनए, जिसमें आपकी टेस्टिंग होती है, वो कई बार क्या हो जाता है कि कुछ केमिकल या कुछ इंस्ट्रूमेंट की वजह से वो टेस्टिंग उस लैब के अंदर नहीं हो पाता है। तो उसकी वजह से क्या करता है, उस केमिकल और जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट के लिए जो उसको रिक्वायरमेंट रहती है, उसके लिए उसे कहाँ भेज दें, आउटसाइड लैब में भेजा जाता है, ठीक है। वो लैब भी अप्रूवल होती है, ठीक है, तो उन लैबों को भेजा जाता है। तो आपके लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है और इस चीज़ को आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। और ये बात, अभी आप एनालिस्ट हो, आपको ये चीज़ें ध्यान रखना। अब जैसे ही आप धीरे धीरे सीनियर बनोगे, ठीक है, तो ऑटोमेटिक आप भी अपने जो एनालिस्ट होंगे, जिस टाइम आप सीनियर बन जाओगे, अपने एनालिस्ट को भी ये चीज़ें प्रैक्टिस के लिए बोल देना, और ऐसी प्रैक्टिस रखनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो गुड एनालिस्ट प्रैक्टिस है, ये भी इसकी ट्रेनिंग भी आप लोगों को देना है उन्हें, आप इसलिए अच्छी तरह से समझें, अच्छी तरह से काम करें, तभी जाके आप आने वाले टाइम में चाहे आप रिव्यूअर बने, चाहे आप उससे सीनियर बनते जाएंगे, तभी आप एक अच्छे रिव्यूअर या अच्छे सीनियर बन सकते हैं और अच्छी ट्रेनिंग दे सकते हैं इस चीज़ की। डोंट स्टॉप ग्रेडियंट मेथड इन एचपीएलसी, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक आइसोक्रेटिक होता है, ग्रेडियंट मेथड होता है। ग्रेडियंट मेथड में यहाँ पे क्या है, आप इस चीज़ को समझे, जैसे आपको कोई मोबाइल फेज ए और मोबाइल फेज बी है, तो इसमें जो रेशियो होता है वो 50-50 और यहाँ पे भी 50-50। तो इसमें क्या होता है, जैसे 0 से 4 मिनट, 0 से 4 मिनट आपका क्या है 50-50 चलेगा, ऐसे ये भी 50-50 चलेगा, मोबाइल पेज ए मोबाइल पेज बी। फिर उसके बाद 5, 9, 9.1, 12 ऐसा करके क्या है ये अपना चेंज होता रहेगा। तो आप अगर एचपीएलसी पे आपने एचपीएलसी चलाई है और एचपीएलसी चलाने के बाद आपने क्या किया है कि मॉनिटर कर दिया है, ठीक है, मॉनिटर कर दिया मतलब अपनी बेस लाइन को मॉनिटर करने के लिए किया आपने। तो उस समय एक चीज़ ध्यान रखना है, आपको कभी भी ग्रेडियंट को बीच में रोकना नहीं है, क्योंकि अगर आप बीच में ग्रेडियंट को रोक दोगे तो जो उससे आने वाली जो जो पीक होगी उसके अंदर, वो कहीं ना कहीं बाद में आपको दिक्कत करेगी। और हो सकता है कि अगर आपने रोकने के बाद दोबारा इंजेक्शन लगाए तो आपको पीक ही ना दिखे, शो हो आपके सिस्टम में। तो इसके लिए ये चीज़ें ध्यान रखना पड़ेगा। अब ऐसा होता है कई बार कि आपका जो ग्रेडियंट होता है वो सपोज आपका 60-60 मिनट का है, ठीक है। तो ये बताया जाता है कि अगर आपका 60 मिनट है और आपने कोई इंजेक्शन लगाया है, या आपने जो एक बेस लाइन के लिए मॉनिटर करने के लिए जो लगाया है, मॉनिटर किया है सिस्टम में, तो उसमें क्या होता है, क्या हमें सिर्फ और सिर्फ जब 60 मिनट पे जाएंगे वहीं रोकना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको एक अच्छी चीज़ बता देता हूँ इसमें, कि आप एक चीज़ ध्यान रखना कि जब जैसे ही आपका जो इनिशियल होता है, इनिशियल यहाँ पे क्या है 50-50 का रेशियो, तो जैसे ही जिस मिनट पे वो इनिशियल आ जाएगा, मतलब यहाँ पे 50-50 है, तो 50-50 है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है 9.1 पे क्या आ गया 50-50 है। तो इसका मतलब आप इसे 9.1 के बाद इसे स्टॉप कर सकते हो, ठीक है। आप इसे जैसे 0 है तो यहाँ 5 है, तो 5 मिनट पे यहाँ पे 0 और यहाँ पे 100 है, तो आप इसे यहाँ तक यानी मतलब 9 मिनट तक 0 से लेके 4 मिनट के बीच में रोक सकते हो आप, 0 से लेके 3 तक भी रोक सकते हो आप,
ठीक है, 4 तक भी रुक सकता है, लेकिन आप 4 से लेके और 9.9 तक आप इसे रोक नहीं सकते हो। क्योंकि होगा क्या है कि इसमें क्या होता है कि मोबाइल फेज चेंज हो जाती है। तो मोबाइल फेज चेंज होने से क्या होता है कि जो आपकी पीक होती है वो प्रॉपर इवैल्यूएट नहीं हो पाती है। ठीक है, अगर आपने इसे रोक दिया तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें, अगर आपको लगता है कि मेरी जो मोबाइल फेज है वो 9 मिनट तक 50-50 ही चल रही है, तो कोई नहीं, आप उसे रोक सकते हो। ठीक है, मॉनिटर को आप रोक सकते हो, क्योंकि बेस लाइन क्लियर करने के लिए आप मॉनिटरिंग करते हो, तो आप उसे रोक सकते हैं। लेकिन अगर आपको दिखे कि आपका जो ग्रेडियंट मेथड है, तो जो इनिशियल में 50-50 है और लास्ट में 9.1 पे 50-50 अगर नहीं है, तब आप उसे यहाँ भी नहीं रोक सकते हो। इसलिए आपका जैसे, बस लास्ट में एक चीज़ समझो कि जैसे आपका इनिशियल में जो रेशियो है, वैसे ही रेशियो आपको उस अपने जो मेथड है उस मेथड को देखना पड़ेगा, और उस मेथड को वहीं तक आप उसके बाद उसे रोक सकते हो। क्योंकि उसके बाद क्या होगी, आपकी जो ए और बी, जो बी लाइन है वो आपकी 50-50 हो जाएगी, मतलब जैसे आपके इनिशियल में वैसे ही। तो कॉलम को ये लगेगा कि जैसे मेरे को इनिशियल, जब मैं स्टार्टिंग हुआ था उस समय इनिशियल में जैसे ही मुझे एक कंडीशन मिला था, वैसे ही कंडीशन मुझे अभी मिली है। तो इसलिए आप उसे रोकोगे तो आपके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने इसे ग्रेडियंट को रोक दिया इस 50-50 रेशियो से, इनिशियल से आप पहले ही आपने उसे अगर रोक दिया, तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम आई मैं आपको बता देता हूँ। हो सकता है कि जब आपने कोई सीक्वेंस चलाई है, आपने मॉनिटर किया उस, ठीक है, तो आपने कोई सीक्वेंस चलाई है, तो हो सकता है उसमें पीक भी नहीं आ पाए। ठीक है, ये भी प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और एक चीज़ और होती है यहाँ पे कि आपको ये चीज़ें में ध्यान रखनी पड़ती है कि जो आपकी मोबाइल फेज ए है, मोबाइल फेज बी है, इसका भी एक चीज़ ध्यान रखना होता है कि गलती से क्या हो जाती है, जो ए पोर्ट वाला है वो बी वाले बी पोर्ट में चले जाता है, और बी पोर्ट वाला ए पोर्ट में चले जाता है मोबाइल फेज में। ठीक है, तो ये थोड़ा भी यहाँ पे भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ए पोर्ट का ए मोबाइल फेज में ही डालें और बी पोर्ट का बी मोबाइल फेज में ही डालें। ठीक है, इसमें भी एक बार कई बार प्रॉब्लम आती है। और उसमें क्या होता है, अगर उसमें आपका मेथड सही है और ए वाली बी में होगा, बी वाला ए में होगा, तो फिर भी आपको जो पीक है वो नहीं आ पाएगी। ठीक है, तो आप इसका भी ध्यान रखें। करता हूँ कि यूज बिफोर और वैलिड अप टू। ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं एनालिस्ट को परेशान करता है, बट मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप जहाँ भी जॉब कर रहे हो, तो आप अपने सीनियर्स को इस बात की डिस्कशन करें हमेशा। ठीक है, कि वहाँ पे की कौन सी प्रैक्टिस है। तो यहाँ पे वैसा एक कॉमन अधिकतर कंपनी आपको दिखा है, इसका लिए आपको बता देता हूँ कि यूज बिफोर 15/5/2022 और वैलिड अप टू में क्या डिफरेंट है। तो यूज बिफोर 15/5/2022 का मतलब होगा कि 15/5/2022 जैसे ही स्टार्ट होगा, उससे पहले पहले आपको इस, अधिकतर ये वर्किंग स्टैंडर्ड में रहती है प्रॉब्लम है, वर्किंग स्टैंडर्ड हो या फिर कैलिब्रेशन हो। ठीक है, तो ऐसे में ये प्रॉब्लम आती है। तो इसमें क्या है, यूज बिफोर मतलब 15/5/2022, इसका मतलब 14 बज के नहीं, सॉरी, 14 तारीख को 23:59, मतलब आपका 23:59, मतलब 11 बज के, रात की 11:59 पे आपसे तक आप इसे यूज करोगे। मतलब जैसे ही आपकी 15/5/2022 स्टार्ट हो जाएगा डेट, वैसे आप इसे यूज नहीं कर सकते। और वैलिड अप टू का मतलब होता है कि 15/5/2022 आप इसे पूरा कवर कर सकते हो, यानी मतलब 16/5/2022 से पहले पहले उसे यूज कर सकते हो। तो इसका मतलब इतने वर्ल्ड्स का मतलब ये होता है कि इसमें सीधे सीधे आपके 24 घंटे बढ़ जाएंगे। अगर यहाँ पे लिखा है यूज बिफोर 15/5, इसका मतलब 15 तारीख से पहले पहले आपको ये यूज करना है। ये जो यहाँ पे आप वर्किंग स्टैंड यूज करोगे, तो इसका मतलब ये है कि आप इसे 15 तारीख से पहले पहले यूज करोगे। और वैलिड अप टू का मतलब 15 तारीख को भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये छोटा सा डिफरेंट है दोनों में। तो आप देखें कि आपके जो वॉल्यूम, आपके जो वर्किंग स्टैंडर्ड है या कैलिब्रेशन का जो भी रिकॉर्ड है, जैसे आपके जो सिस्टम होते हैं उन सिस्टमों में कैलिब्रेशन का जो लेवल लगे रहते हैं, उसमें आपको देखना है कि उसमें क्या लिखा है, वैलिड अप टू लिखा है या यूज बिफोर लिखा है। ठीक है, तो ये चीज़ें भी समझना बहुत ज़रूरी था। अब बात करते हैं डोंट मेजर टुगेदर सॉल्वेंट। इसका मतलब क्या है? देखो, कई बार क्या होता है, जब आप मोबाइल फेज बनाते हो या भी कोई भी सॉल्वेंट आप मिक्सचर करते हो या टीएलसी के लिए जो भी मोबाइल फेज बनाते हो, तो उसमें क्या करते हो आप कि
यहाँ पे सपोज आपको मेथनॉल और आपको एशियन लेना है या फिर वाटर और एशियन लेना है, ठीक है, कोई भी सोलवेंट है आपका। तो आप क्या करते हैं कि पहले इसी में क्या करोगे कि पहले इसमें यहाँ तक सपोज आपका लेना है आपको सोलवेंट, तो आपने मेथनॉल लिया तो ऊपर से इसी में ही आप क्या डाल देते हो, जो भी आपका वाटर है या फिर एसीटोनाइट्राइल एशियन है इसी में डाल देते हो। तो ऐसा नहीं करना है आपको। आपको अगर आपको मेजर करना है, आपको लिखा है कि आपको 20 ml आपको एशियन लेना है, तो आपको 20 ml एशियन यहाँ पे फिर इसको इम्प्यूटी करके फिर दोबारा इसमें क्या लेना है आपको, जो भी मेथनॉल है या एशियन है जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को लेना है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि अगर आप दोनों एक साथ ही मिक्स करते हो तो होता क्या है कि इसके अंदर ये मिक्स हो जाएगी। मान सपोज इसकी जो डेंसिटी है, अब इसके अंदर जो सोलवेंट है वो सोलवेंट क्या होगा, जब हम इसके ऊपर से सोलवेंट इसके अंदर डालेंगे तो जो सोलवेंट होता है वो सोलवेंट नीचे नीचे जाके क्या होता है वो मिक्स होने लग जाता है। और मिक्स होने लगेगा तो क्या होगा, इसका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। किस वाले का, इसका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। जो नीचे होगा, माने आपको मेथनॉल नीचे है तो आपका ये इसका वॉल्यूम बढ़ता रह जाएगा। तो आपको ये लगेगा कि मैं जो मेजर कर रहा हूँ एक्यूरेट कर रहा हूँ, ठीक है। बल्कि ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि मेजर में कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए कई बार जब आप HPLC चलाते हो तो आपकी हल्की सी RT शिफ्ट जो होती है उसका भी यही रीजन होता है अधिकतर, क्योंकि ये धीरे धीरे बाद में जब आप मोबाइल पेज बनाते हो और उसके बाद अच्छी तरह से मिक्स करने के, कई बार मिक्स नहीं करते हो अच्छी तरह से, सोनिकेट करने और सीधे HPLC पे चला देते हो। तो जब HPLC पे चला देते हो तो उसके बाद क्या होता है कि ये धीरे धीरे फिर बाद में मिक्स होने लग जाता है और भी। तो इसलिए आप कोशिश ये करो कि मतलब इसमें क्या है रेशियो चेंज हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे 20 ml चाहिए आपको मेथनॉल और 20 ml आपको एशियन भी चाहिए। तो अगर आप 20 ml एशियन आपने अलग से मेजर किया और 20 ml अलग से आपने मेथनॉल मेजर किया तो आपको एक्यूरेट 20-20 मिल जाएगा। बट आप एक ही वोल्टमेट्रिक में या एक ही भी जो आपका मेजरिंग सिलेंडर है, एक ही मेजरिंग सिलेंडर में आप इसे यूज करोगे तो कहीं ना कहीं आपका जो रेशियो है वो प्रॉपर नहीं मिल पाएगा। बात करते हैं डिस्क्रिप्शन की। डिस्क्रिप्शन में क्या होता है, देखो अगर आपका पास कोई लिक्विड है, ठीक है, तो लिक्विड को कभी भी आपको ऐसा चेक नहीं करना है कि आपके जो भी बोतल होती है, बोतल में देखा, बाहर से देखा और आपको लगा कि जो भी ये सॉल्यूशन है जो इसकी रिक्वायरमेंट पूरा हो गया। नहीं, आपको हमेशा जब भी यूज करना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखो टेस्ट ट्यूब में आपका कोई भी सैंपल है, आपको सैंपल लेके टेस्ट ट्यूब में डालना है और टेस्ट ट्यूब में उसको प्रॉपर चेक करना है कि इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो क्या है, ठीक है। आपका येलो है, ग्रीन है, जो भी आपका सॉल्यूशन है, रेड है, तो आपको ऐसे ही लिक्विड के केस में ऐसे आपको यह चेक करना है, ठीक है। कभी भी आप एकदम डायरेक्ट सैंपल आए और सैंपल को देख के बाहर से कि इसमें कौन सा कलर है, ऐसा कभी नहीं करना है। आपको हमेशा टेस्ट ट्यूब यूज करना है, ठीक है। ये बात तो थी आपकी लिक्विड के केस में। अगर मैं सॉलिड की बात करूं तो सॉलिड के केस में आपको क्या करना है, हमेशा जो आपका पेट्री डिश लेनी है और पेट्री डिश में आपका जो पाउडर होगा उस पेट्री डिश को पाउडर में डालना है, ठीक है। तो ऐसे आपको इसे चेक करना है और हमेशा पेट्री डिश में देख के सैंपल को अच्छी तरह से, आपकी टैबलेट है, कैप्सूल है या जो भी आपका सैंपल है, ठीक है, रॉ मटेरियल है, तो आपको ऐसे डिस्क्रिप्शन इसका चेक करना है। अब बात करता हूँ यूज LOD बोतल, ठीक है, फॉर टेस्टिंग ऑफ IR। इसका मतलब क्या है, जब कभी भी आप IR लगाते हो, ठीक है, तो IR की टेस्टिंग करते हो, IR की टेस्टिंग के लिए आपका सैंपल हो या फिर आपका वर्किंग स्टैंडर्ड हो, वर्किंग स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट रहती है। तो जब आपके पास वर्किंग स्टैंडर्ड हो, ठीक है, यहाँ पे दो कंडीशनें होती है। कई बार आपका क्या रहता है कि बैलेंस और IR अगर आसपास में ही है तो आपका बटर पेपर से यूज कर सकते हो आप, ठीक है। बट एक्चुअली जो प्रोसीजर है आपका, सपोज एक लैब से दूसरे लैब में पहुंच जाने के लिए, मतलब एक आपका जो रूम रहेगा, रूम से दूसरे रूम में जाने के लिए आप क्या करोगे, सैंपल का जैसे आपने स्टैंडर्ड का वेट लिया तो आप स्टैंडर्ड से बटर पेपर से आप इतनी दूर नहीं ले जा सकते, ठीक है। कई बार ऑडिटर आपके साथ हैं तो आपके पास कुछ ऐसा वे होना चाहिए जिससे कि आप स्टैंडर्ड को बैलेंस से लेके आप IR तक जा सकते हो। तो उसके लिए क्या, आप हमेशा LOD बोतल का यूज करो, ठीक है। LOD बोतल का आप यूज करोगे, आपको सपोज आपको 2 mg चाहिए, ठीक है, तो 2 mg चाहिए, 5 mg चाहिए, 10 mg चाहिए, जो भी आपको रिक्वायरमेंट है, आपको क्या करना है, वेट लेना है और वे लेने के बाद उसे LOD बोतल में डालना है। और LOD बोतल में जब डालोगे तो LOD बोतल डालने के बाद जब आपका जहाँ पे आपका IR का इंस्ट्रूमेंट है वहाँ पे ले जाके आपको ये चीज़ें जो भी
एक्टिविटी है आईआर को आपको जो टेस्टिंग करनी है आपको ऐसे करना है, ठीक है। तो आपको ये जो चीज़ें होती है ये अगर आप बटर पेपर का यूज करोगे तो आपके जो स्प्लैश होने का चांस सैंपल का स्टैंडर्ड का ज़्यादा रहेगा। तो आप इसमें क्या है फिर इसमें सेफ रहोगे आपका सैंपल के स्टैंडर्ड वर्किंग स्टैंडर्ड, क्योंकि कंजप्शन दिखाना पड़ता है कि आप दो बार स्टैंडर्ड नहीं ले सकते हो। तो कहीं ना कहीं आपको जो एक आपका सही तरीका होना चाहिए, वो सही तरीका यही है कि अगर आपको सैंपल आईआर को कहीं भी ट्रांसफर करना, और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इसी के लिए कि आप आईआर लगा रहे तो आप इसको और भी चीज़ों में यूज कर सकते हो। अगर आपको सैंपल वे करके दूसरे इंस्ट्रूमेंट में ले जाना है तो आप अधिकतर एलओडी बोतल का यूज करो, ठीक है। और ये एलओडी बोतल भी आपको कोशिश करें कि अगर आप एलओडी बोतल यूज करें तो इसे थोड़ी देर के लिए पहले ड्राई करो, ठीक है। ओवन में थोड़ी देर के लिए ड्राई कर दो। आप इसे नॉर्मल टेम्परेचर पे भी कर सकते हो। अगर आपके स्पेसिफाई लिखा है कहीं पे कि एलओडी बोतल को हमें इतने पे ड्राई करना तो आप वैसे भी कर सकते हो। अब बात करता हूँ नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। एक अच्छा एनालिस्ट बनने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कई बार क्या होता है कि एनालिस्ट मेहनत करता है बहुत ज़्यादा आपकी टेस्टिंग से लेके, और आपका जो वर्क है वर्क को सही टाइम पे फिनिश कर देता है। बट दिक्कतें कहाँ आ जाती है? दिक्कतें वहाँ आ जाती है कि जहाँ पे उसे जो जनरल नॉलेज बोला जाता है, जनरल नॉलेज नहीं रहता है कंप्यूटर के बारे में, ठीक है। बहुत से ऐसे भी अभी एनालिस्ट हैं, केमिस्ट हैं, जो क्या होता है कि कंप्यूटर के बारे में नहीं ज़्यादा समझते हैं और ना ही ज़्यादा उस पर ध्यान देते हैं। बट ऐसा नहीं दोस्तों, अगर आप सरवाइव कर रहे हो फार्मा में, या आपको लगता है कि फार्मा में के साथ साथ आप घर पे भी अगर आपको जनरल कंप्यूटर के बारे में पता नहीं है तो आपके लिए ये दिक्कतें हो सकती है, ठीक है। अब मैं एक चीज़ ये बताऊँ, आपको ज़्यादा भी नहीं चाहिए कि आपको बहुत कोई C++ जावा ऐसे नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का कि आपको हार्डवेयर, ठीक है, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर पूरा नॉलेज होना चाहिए आपको, ऐसा नहीं है। बट आपको जो एनालिस्ट के जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वो क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है। देखो जैसे एक्सेल सीट है, तो एक्सेल सीट में आपको जैसे सम मतलब प्लस करना आपको आना चाहिए, इसके साथ माइनस करो, आप इंटू करो, डिवाइड करो, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको आना चाहिए एक्सेल सीट में। आरएसडी निकालनी आनी चाहिए कि आरएसडी कैसे निकाली जाती है, ये आपको एक्सेल सीट में पता होना चाहिए। एसडी कैसे निकाला, स्टैंडर्ड एसडी मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकाला जाता है ये आपको पता होना चाहिए। कैलकुलेशन मतलब अब आपने कोई कैलकुलेशन करनी है, आपने वो ऊपर एरिया डाला, नीचे आपका स्टैंडर्ड का एरिया डाला, ऊपर के बाद फिर आपका सैंपल वेट डाला, ऐसे करके जो कैलकुलेशन बनती है वो कैलकुलेशन कैसे की जाती है, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो कैलकुलेशन का आपका जो टेस्टिंग के साथ साथ ये चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। इसमें हाथ जितना आपका साफ रहेगा उतना आपके लिए प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ठीक है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आपका अभी आप एनालिस्ट हो तो आने वाले टाइम में आप, ऐसा तो है नहीं कि भाई एनालिस्ट ही रहोगे, आने वाले टाइम में आप क्या है कि रिव्यूअर बनेंगे, रिव्यूअर के बाद धीरे धीरे सीनियर पे जाते रहोगे। तो इसके लिए क्या आपको कंप्यूटर का आना बहुत ज़रूरी है। तो अभी से आप कोशिश करोगे मुझे थोड़ा थोड़ा कंप्यूटर के बारे में आना चाहिए मुझे, तो इसके लिए जितना हो सके आप कोशिश करें, अपने हाथ को सेट रखें, अपने हाथ को एचपीएलसी जैसा आप एचपीएलसी पे सेट रखें आपने, वैसे ही आप धीरे धीरे कंप्यूटर पे करो, ठीक है। और ये जो नॉलेज होता है ऐसा नहीं है कि आपने आज मेरी वीडियो देखी कल आप जाके एकदम बैठ गए कंप्यूटर पे और समझे सीख लिया और हो गया जी, नहीं ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको कंटिन्यू इस पर वर्क करना पड़ेगा, अपने आप को डेवलप करने के लिए समझो, या फिर आपकी जो कैलकुलेशन हो एकदम एक्यूरेट हो, या आप आरएसडी प्रॉपर निकाल पाओ, तो उसके लिए आपको धीरे धीरे सीखना पड़ेगा। दूसरा होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है। एक्चुअली क्या एक्सेल सीट तो जरूरी, वैसे ही जरूरी क्या है आपकी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपका लेबल, टेबल, ठीक है, प्रिंट कैसे दिया जाता है, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आपने कोई इम्प्यूटी बनाई और इम्प्यूटी को आपको लगता है कि आपको स्टोरेज रखना है, तो उसके लिए क्या लेबल निकालने पड़ते हैं कई बार, तो आपको ये लेबल के बारे में पता होना चाहिए कि कैसे हम लेबल बना सकते हैं, कितने अच्छे से अच्छा लेबल बना सकते हैं, ठीक है। टेबल, कई बार टेबल की ज़रूरत पड़ती है, कैसे टेबल बनाए जाते हैं कि कुछ भी चीज़ें कई बार आपको लिखना पड़ता है टेबल में कि इस फ्रिज के अंदर ये चीज़ें हैं, तो उसके लिए टेबल का यूज होता है। तो ऐसे आपको ये चीज़ें बनानी है और आपको ये चीज़ें सीखना है। इसलिए जब भी एक्सेल सीट है तो उसमें सम, आरएसडी, एसडी कैलकुलेशन का आना जरूरी है। और आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में जानते हो तो आपको लेबल, टेबल और प्रिंट इसके बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अब बात करता हूँ कि
डोंट टुगेदर प्रिपरेशन ऑफ प्लेसिबो ब्लैंक सैंपल स्टैंड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब आप HPLC पे कोई भी सैंपल लगाते हो तो अधिकतर एनालिस्ट क्या गलती करता है कि ब्लैंक भी एक साथ प्रिपेयर कर रहा है, प्लेसिबो भी एक साथ प्रिपेयर कर रहा है, स्टैंडर्ड सैंपल। ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। एक अच्छे एनालिस्ट की पहचान यही है कि वो सबसे पहले क्या करता है कि सबसे पहले ब्लैंक को भरता है, ठीक है। ब्लैंक की जो वाइल होते है उसको फिल करता है और सीधे HPLC पे रख देता है, ठीक है। उसके बाद प्लेसिबो को रखता है और उसके बाद अपना स्टैंडर्ड बनाओ, सैंपल बनाओ, ऐसे करके, ठीक है। होता क्या है, अगर आपने सैंपल या स्टैंडर्ड में अगर आपने वर्क किया है तो कहीं ना कहीं आपका जो सैंपल है या प्लेसिबो है उसका अगर कुछ भी पार्ट अगर आपके ब्लैंक के साथ कंटामिनेशन हो गया या प्लेसिबो के साथ कंटामिनेशन हो गया तो आपकी टेस्टिंग, आप जब भी टेस्टिंग करोगे तो उसका मतलब आपको ये प्रॉब्लम में आ सकती है कि आपकी जो मेन आरटी है, मेन आरटी पे आपकी ब्लैंक में वो पीक आ सकती है या फिर प्लेसिबो में पीक आ सकती है। तो हो सकता है आपका इंसिडेंट हो जाए। तो इसलिए आपको कोशिश ये करना है। और अगर आपको लगता है कि बाय चांस ऐसा हो गया, मेरे से स्टैंडर्ड बन गया पहले और सैंपल भी बन गए, अब क्या करूं, तो आप कोशिश ये करोगे कि अगर आपने प्लेसिबो प्रिपेयर करके रखा है और अगर आपको वाइल भरनी है तो ये कोशिश करो कि जो उस काम में इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, उससे वो वाइलें जो आपका ब्लैंक की वाइल उससे दूसरे से लिस्ट से भरवा सकते हो। आपकी MLA एक ब्लैंक की वाइल भर दो या प्लेसिबो की वाइल भर के रख दो मेरे लिए एक अलग से, उसमें लिख दो, ठीक है। तो ये चीजें आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं आपने स्टैंडर्ड बना दिया, सैंपल बना दिया, ओ मैंने तो ब्लैंक की वाइल भरी नहीं है, अब आप उसे क्या करोगे, आप उसे फेंकोगे, ऐसा नहीं करना है। आप अगर स्मार्टनेस दिखानी है आपको वहाँ पे, अगर आपको लगता है तो कई बार क्या होता है डॉक्यूमेंट वाले रहते हैं, डॉक्यूमेंट वालों से एक वाइल भरवा दी या फिर किसी ऐसे पर्सन से बनाए जो कि उस समय कोई टेस्टिंग ना कर रहा हो, क्योंकि अगर आप वो भी किसी टेस्टिंग को कर रहा होगा तो हो सकता है उसके जो हैंड होते हैं वो कंटामिनेशन होंगे तो आपकी जो ब्लैंक प्लेसिबो को दिक्कत कर सकता है। इसलिए आप ऐसे लोगों से वाइल बनाएं जिसका टेस्टिंग से कोई उस समय कोई प्रेजेंट टाइम में वो टेस्टिंग नहीं कर रहा होगा, तो जिससे कि आपका इंसिडेंट बच सकता है और कंफ्यूजन से हो जाए। अब ब्लैंक में आ गई पीक, वो फिर उसे आप क्या करोगे, इंटरप्ट कर दोगे, फिर इंसिडेंट लोगे, फिर कहीं ना कहीं आपके लिए ही दिक्कत आ जाएगी। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें आपको, ठीक है। मैं आपको पहले बता दिया इस बात को कि ये एक जो ट्रेनिंग है, ये आप ट्रेनिंग है वो समझो इसे, चाहे आप इसे मेरा एक्सपीरियंस समझो, ये मैं अभी आप लोगों को सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। अब बात करता हूँ जनरल नॉलेज। अब यहाँ पे क्या है कि आपको जब जहाँ भी आप टेस्टिंग कर रहे हो उस लैब के बारे में आपका जनरल नॉलेज का मतलब यहाँ पे OT, OOS और इंसिडेंट, इन तीनों के बारे में आपको अच्छी से ट्रेनिंग लेनी है, अपने सीनियर से समझना है और इसकी SOP को हमेशा पढ़ के रहना है। बीच बीच में जब भी आपको टाइम मिले इनकी SOP जरूर पढ़ें, ठीक है। होता क्या है, अगर आपने टेस्टिंग कर ली और आपको यही नहीं पता कि इसके जो OT का जो क्राइटेरिया क्या है, OT कैसे देखी जाती है और OT का क्राइटेरिया क्या है, तो आपके लिए ये दिक्कतें हो सकती है। OOS की क्राइटेरिया क्या है, OOS का क्राइटेरिया आपको पता होना चाहिए। इंसिडेंट का क्या क्राइटेरिया है, आपको कैसे इंसिडेंट हैंडल करना है, आप इंसिडेंट के बाद डॉक्यूमेंट को कैसे एंट्री क्लोज करनी है, आपको इंसिडेंट में बहुत सी चीज़ें रहती है जो आपको पता होनी चाहिए कि इंसिडेंट को कैसे फाइल करना है, उसको कैसे, और उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। क्योंकि करंट में जब आप इसको नॉलेज होगा तो ऑटोमेटिक आप जो काम करने का जो तरीका होगा वो बहुत ही फास्ट होगा, और बहुत फास्ट होने से क्या होगा कि आपको भी दिक्कतें नहीं होगी और जो आपके साथ इंसिडेंट फिल कर रहे हैं, OS फिल कर रहे हैं, OOT फिल कर रहे हैं, उनको भी ये दिक्कतें नहीं आएगी। तो इसलिए आपको जो जनरल नॉलेज है, आपको OT, OOS और इंसिडेंट, इसकी अगर ट्रेनिंग आपको नहीं है तो आप ज़रूर इस चीज़ का ध्यान रखें और अपने सीनियर से इस बात के लिए आपको बताएं कि कैसे कैसे इसको इंसिडेंट को हमें हैंडल करना पड़ता है, OS को कैसे हैंडल करना पड़ता है, OT को कैसे हैंडल करना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि जब आपको पता होगा तभी आपकी जो वर्किंग करने की जो स्पीड है वो सही होगी और आपको पता भी चलेगा इसमें प्रॉब्लम आती क्या क्या है। और OT की अब आपने टेस्टिंग कर दी, सब चीज़ें कर दिया, आपने डाटा आपने बना दिया और उसके बाद आप ने सोचा कि मैं दूसरा सैंपल लगाऊं, लेकिन बाद में रिव्यू के टाइम पता चल रहा है कि इसमें तो OT हो गए, तो आपकी जो मेहनत है वो आपको दोबारा करनी पड़ेगी, आपको दोबारा सिस्टम भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। बट क्या अगर आपको नॉलेज है इस चीज़ का, तो अगर आपको OT हो गए तो आपने तुरंत बता दिया कि
सर या मैडम जो भी है कि इसमें ओटी हो गया या इसमें ओएस हो गया, इसमें इंसिडेंट हो गया, लेकिन अगर आपको इसका नॉलेज ही नहीं है तो आप कैसे उसको फाइल कर पाओगे और कैसे आप उसे बता पाओगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब बात करता हूँ यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, कीप योर वर्क एरिया क्लीन। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक जो एनालिस्ट है या केमिस्ट है इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आपका जो एरिया है वो एरिया एकदम क्लीन रहेगा तो आपको जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, कन्फ्यूजन बहुत सी हो जाती है। आपने सॉल्यूशन बनाया कोई और सॉल्यूशन के साथ आपने बहुत सारे बीकर रखे हुए हैं, बहुत सारे मेजरिंग सिलेंडर रखे हैं, बहुत सी पिपेटें रखी है, तो आपके क्या ही चांस बहुत ज़्यादा होते हैं एरर के। तो हमेशा कोशिश ये करो कि जितनी आपको रिक्वायरमेंट है उतने ही ग्लासवेयर अपने पास रखो। ठीक है, और कोशिश ये करो कि जितना हो सके वो नीट एंड क्लीन हो। और अगर आपके आसपास कोई भी अगर ऐसी जो डर्ट प्लेस रखता है या ऐसे कोई गंदा करके रखता है तो आप क्या करो कि उनको भी ये चीज़ें बताओ कि मेरे को यहाँ पे ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैं यहाँ पे टेस्टिंग करता हूँ। क्योंकि आपको अवेयरनेस आपको खुद लेनी पड़ेगी। अगर आप अवेयरनेस नहीं लोगे तो आपके लिए दिक्कत होगी। तो आपका ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि सबसे पहले आप अपनी जगह पे जहाँ पे आप वर्क कर रहे हो वो वर्क आपका जितना नीट एंड क्लीन रहेगा उतना आपका माइंड उतना शार्प रहेगा। ठीक है, आप कभी भी देखना अगर आप सुबह टेस्टिंग के लिए करना स्टार्ट कर दें और आपके पास बहुत सारे बीकर रखे हैं, बहुत से ग्लासवेयर रखे हैं और किसी का जो स्टॉपर है स्टॉपर ही नहीं लगा पड़ा, नीचे गिरा पड़ा है, और आप उस समय अगर वर्क करोगे तो आप उस दिन का आपका वर्क कल्चर देखना शाम तक का, और किसी दिन आप गए और पुरानी चीज़ें सब हटा दी और बोल दिया कि आज के बाद यहाँ पर पुराना कोई चीज़ रखेंगे नहीं मैं, तो उसके बाद आप वर्क करोगे तो आपका जो एक एक्सपीरियंस होगा या आपका जो काम करने का तरीका है वो बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, ये इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे भी काम आती है। अब आपने कोई चीज़ें गलती कर दी है तो गलती करने के बाद क्या है कि आपको तुरंत इन्वेस्टिगेशन होती है। अगर आपने इन्वेस्टिगेशन के लिए आपने 2-4 बीकर ग्लास में रखे तो आप खुद भी पकड़ सकते हो उसे, हाँ हो सकता है मैंने ये गलती की है, लेकिन आपने बहुत सारे बीकर रखे हैं, बहुत सारे ग्लास में रखे हैं तो कहीं ना कहीं ये आपको ही प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखना है, आपको नीट एंड क्लीन रखना है और अपने जो बीकर हैं वो बीकर को प्रॉपर, ठीक है, जो भी आपका फाइल है या फाइल से रेप करके रख दो, रेपर बहुत ज़रूरी है उसके ऊपर। और उसके बाद जो भी आपकी पिपेट है, पिपेट को हमेशा ऐसे पिपेटिंग कर दिया, उसको नीचे ऐसे नहीं छोड़ना है। पिपेटिंग करने से पहले आप कोशिश करो कि नीचे पहले एक जो यहाँ पे टिश्यू पेपर होता है, टिश्यू पेपर को नीचे रखो और टिश्यू पेपर के ऊपर पिपेट रखो। ठीक है, तो ये आपका जो वर्क करने का जो तरीका है वो दिखेगा और आपकी जो मेहनत है वो हमेशा काम आएगी और आपका जो काम करने का तरीका है वो लोगों से बहुत स्मार्टनेस हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा और आपको ये थैंक यू दोस्तों। और ये जो मैंने वीडियो बनाई है, ये जो गुड एनालिस्ट प्रैक्टिस जो बनाई है, ये इस पर्पज़ से बनाया है कि जो भी लोग अभी करेंट टाइम में एनालिस्ट हैं जो टेस्टिंग कर रहे हैं उनको इस वीडियो के माध्यम से कुछ हेल्प मिल पाए और वो अपने वर्क को बहुत ही अच्छे तरह से और परफॉर्म करें। ठीक है, और भी ऐसी वीडियो बनती रहेगी। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के, और भी दोस्त हैं जो आपके जहाँ भी वर्किंग कर रहे हैं अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।